हेलो दोस्तों। CSIR नेट का नोटिफिकेशन आ गया है और पेपर शायद 16 के बाद में होगा, 16 फरवरी के बाद, जैसा कि मैंने पहले प्रिडिक्ट भी किया था कि पेपर आपका फरवरी में ही हो सकता है। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी को लेकर कई लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से अपने को तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ना इधर उधर की बात करते हुए बिल्कुल सिंपली 60+5 डेज की स्ट्रेटजी को मैंने कैरेक्टराइज किया है और उसमें मैं आपको बता देता हूं कि आपको 60 डेज अलग तरीके से तैयारी करनी है और लास्ट के जो 5 दिन है उसमें आपको थोड़ा अपने आप को बदलना है, थोड़ा टाइम टेबल को चेंज करना है, थोड़ा रीडिंग आवर्स को कम करना है। क्या करना है मैं आपके सामने रख देता हूं। 60+5 डेज का ये खेल है। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट की, तो आप जानते हैं क्योंकि नेट में सिलेबस बहुत ज्यादा है, करीबन 30-35 यूनिट्स के आसपास हैं, तो फिर उतनी यूनिट्स तो पढ़नी नहीं है, उतनी पढ़नी भी नहीं चाहिए क्योंकि सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेलेक्टिव हैं, आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, आपको सेलेक्टिव होना बहुत जरूरी है और मेजर टॉपिक्स जो ज्यादा मार्क्स के आते हैं आप उनको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। 4-4 नंबर के बहुत से सवाल आते हैं, कोऑर्डिनेशन के, OMC के, या फिर क्वांटम से, फिजिकल स्पेक्ट्रा से, ग्रुप थ्योरी से, तो आप इनको ढंग से पढ़ लें और इनसे अगर आप ज्यादा मार्क्स अर्न कर लेंगे तो फिर आपको ज्यादा यूनिट्स कवर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है। और एक तरह का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि मैंने इतनी यूनिट्स छोड़ दी हैं या इतनी यूनिट्स कर ली हैं, वो प्रेशर भी थोड़ा आपके ऊपर कम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने कुछ यूनिट्स लिखी हैं, केवल 16 यूनिट्स मैंने लिखी हैं और आपको 16 यूनिट्स पढ़नी है। केवल 16 यूनिट्स आपको पढ़नी है जो बेहद काम की है, जिनसे हर बार CSIR नेट में मेजरली पूछा जाता है और ये बहुत बड़ा नंबर रखती हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स आप इनसे अर्न कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप JRF कर सकते हैं इनसे। तो आप इन यूनिट्स को पढ़ लें। फिजिकल केमिस्ट्री में 7 यूनिट्स हैं, मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए, आप इनको पढ़िए, केवल इन पे स्टिक कर जाइए। अभी अभी केवल आप इनको पढ़िए। अगर आप इनके अलावा भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने इनके अलावा भी यूनिट्स पढ़ी हुई हैं, पॉलीमर या फिर एड्सॉर्प्शन या फिर छोटी मोटी और गैसेज, सॉलिड स्टेट, आपने बहुत सी यूनिट्स और इनके साथ पढ़ी भी होंगी, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये यूनिट्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा जो आपने पढ़ रखा है वो आपके लिए बोनस है, इन पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए। इसमें सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, तो ये सब भी आपने जरूर पढ़ा होगा, तो वो आपके लिए बोनस है। लेकिन इन यूनिट्स को आप खूब पढ़ के जाइए। इन यूनिट्स में मेजरली बहुत से सवाल आते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती हैं। स्टैट पढ़ के जाइए, थर्मो पढ़ के जाइए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पढ़ना कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कितने आवर्स आपको देने हैं। तो ये यूनिट्स आपके प्रिपरेशन में जरूर होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग है, तो फिर आपके पास आपको ये जरूर कवर करके जाना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स का बेहतरीन रोल है, मेजर रोल प्ले करता है। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके, करीबन 25 मार्क्स तक ये कवर करते हैं। इसके अलावा पेरीसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री, ये हर बार पूछा जाता है, हर बार आते हैं इनके सवाल भी, 15 से 20 मार्क्स ये भी कवर करते हैं। इनोलेट केमिस्ट्री भयंकर इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके नेम रिएक्शन भी आ जाते हैं। मैंने नेम रिएक्शन अलग से भी मेंशन कर दिया है, नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट और फ्रेगमेंटेशंस। फ्रेगमेंटेशन, समझ रहे आप मेरी बात? तो आप ये जरूर करके जाएं। इनके लिए बुक्स वगैरह मैंने सारी अवेलेबल करवा रखी हैं, सब है मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप वीडियोस को जस्ट फॉलो करिए और वहां से आप PDF के फॉर्म में मैंने बुक भी अवेलेबल करवा रखी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें बेंजाइन कार्बीन, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीन, बेंजाइन कार्बीन और नाइट्रीन, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड नेम रिएक्शंस भी आप पढ़ के जाएं। इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं, कौन से रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट होता है, ये सब 2 नंबर के बहुत से सवाल आ जाते हैं ऐसे। और रिएक्शन मैकेनिज्म में एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसके अलावा NGP हर बार सवाल आता है इस पे, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइए। रेट ऑफ सोलोलाइसिस और वो सब। तो अगर आप ये 5 यूनिट कवर कर लेते हैं ऑर्गेनिक में, तो भी आप यहां से भी मेजर मार्क्स कमा सकते हैं। GOC आपको करनी है, वो तो आप करते ही हैं यार। GOC यूएससी तो मैंने इसलिए नहीं लिखा, वो तो सब आप करके ही जाएंगे ना यार, वो कोई यूनिट थोड़ी है, वो तो करके ही जाओगे आप। एसिडिटी, बेसिसिटी, और साथ में हाँ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा आप इसमें जरूर पढ़ के जाएं, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी करके जाएं। स्टीरियो आप करके जाएंगे, वो आप नॉर्मली करते ही, तो मैंने नहीं लिखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी या फिर केमिकल बॉन्डिंग मेंशन करूं तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो दुनिया पढ़ के जाती है, 11वीं से आप पढ़ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेजरली ये 4 यूनिट्स आप कवर करके जाइए। बायो इनऑर्गेनिक भयंकर इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आते हैं, 4 से 6 नंबर का हमेशा आता है। F ब्लॉक हमेशा सवाल आता है, स्पेक्ट्रा पे सवाल आता है, मैग्नेटिज्म पे सवाल आता है, हमेशा आता है, हमेशा। ऑर्गनोमेटेलिक्स, केज एंड क्लस्टर्स भी इसमें आते हैं, वेट रूल पे सवाल आते हैं, हमेशा आएगा। कोऑर्डिनेशन तो खैर बहुत बड़ी यूनिट है ही है, चार्ज ट्रांसफर से लेकर तनाव सुहन और सब कुछ आता है। तो फिर दोस्तों, ये 16 यूनिट्स हैं, आप इन्हें जरूर कवर करके जाएं, इन्हें तो आप पक्का करके जाएं। 60 डेज हैं आपके पास, 16 यूनिट हैं, तो मतलब
देखा जाए तो हर एक यूनिट पर आपको 40 आवर्स मिलते हैं, 40 घंटे मिलते हैं। अरे 16 यूनिट हैं और 40 ये हो गए, तो फिर कितना हो गया, 640 आवर्स हो गए। और 640 आवर्स मतलब लगभग ऑन एन एवरेज दिन के 10 घंटे आपको हर एक यूनिट को देने हैं। और वो आप कैसे दे सकते हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया था, ऑर्गेनिक और फिजिकल में जो खेला होता है वो सीधा खेला ही है, यहां पर प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस का, केवल प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो यहां पर आप अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, आप डेली में 3 घंटे कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने में लगा सकते हैं, 3 आवर्स आप न्यू कॉन्सेप्ट लर्निंग में डेडिकेट कर सकते हैं। और वो न्यू कॉन्सेप्ट लर्निंग आप बुक से भी कर सकते हैं, आप नोट से भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, इन टॉपिक्स में बहुत से टॉपिक आपने नहीं पढ़े होंगे भाई, बहुत से टॉपिक इनमें ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो फिर वो आपके लिए नए हैं और वो आप सीख सकते हैं, नोट से भी आप सीख सकते हैं या बुक से भी आप सीख सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आपको कहां से बेहतर समझ में आता है। या फिर अगर कोई वाईटी सेशन है, यूट्यूब सेशन है, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी सीखिए। आप इन टॉपिक्स को जरूर कर लीजिए जो मैंने बोला है। इसके अलावा रिवीजन जरूर करनी है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़ लिया उसकी रिवीजन 3 घंटे जरूर करनी है। वो रिवीजन आप नोट से भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट नोट्स बना के भी कर सकते हैं जो आपने बनाए होंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, इसका तो कोई चारा ही नहीं है, ये तो करना ही है। तो 4 घंटे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 3 घंटे आप रिवीजन कर सकते हैं और 3 घंटे आप कुछ नया सीख सकते हैं। नया भी सीखना है इस दौरान, 60 डेज है, बहुत बहुत समय है अभी आपके पास। ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ नया सीखना बंद कर दें, केवल रिवीजन पे लग जाए, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। बहुत सा समय आप 3 घंटे डेडिकेट कर सकते हैं बहुत आराम से, और 3 घंटे में आप ऑन एन एवरेज 5 न्यू कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, 5 न्यू कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस तो है ही हो, प्रैक्टिस के लिए टाइम डेडिकेट कर दिया है, तो यहाँ बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी अगर आपने कोई ले रखी है तो आप टेस्ट सीरीज में बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट और PYQ, ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है ही भाई, ये तो करने ही है, ये तो करने ही करने हैं, ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ ऑर्गेनिक और फिजिकल की का खेल। और अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में आपको स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस के लिए बहुत से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। वहां पर जो चलता है वो सिंपल ये है कि आप न्यू लर्निंग ज्यादा करें, वहां पर आप थ्योरी ज्यादा पढ़ें, न्यू लर्निंग वहां ज्यादा चलती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहां न्यू लर्निंग ज्यादा चलती है, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल तो होते नहीं है, तो प्रैक्टिस किस चीज की करोगे। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट लर्निंग ज्यादा करें, आप बुक से भी कर सकते हैं, आप नोट से भी कर सकते हैं। समझ गया मेरी बात? मान लीजिए किसी ने कोऑर्डिनेशन में चार्ज ट्रांसफर नहीं पढ़ा है, तो पहले वो नोट से ही पढ़ेगा, जाहिर सी बात है, उसके बाद फिर वो बुक पे उतरेगा, ठीक है, वहां पे वो एग्जांपल देखेगा, नोट्स में वो एग्जांपल देखेगा, तो वहीं से उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको ज्यादा करनी है, नए कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा सीखने हैं, थ्योरी लर्निंग आपको ज्यादा करनी है इनऑर्गेनिक में। इसके अलावा 4 घंटे आपको रिवीजन को भी डेडिकेट करने हैं, जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने सीख लिया है, उसको आपको जल्दी जल्दी देखना है। समझ गए आप मेरी बात? वो भी आप नोट से कर सकते हैं, शॉर्ट नोट से कर सकते हैं। और क्योंकि यहां पर मैं आपको पहले बता रहा हूं, यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा नहीं होता, थ्योरी लर्निंग ज्यादा होती है, तो फिर ऐसे में आप केवल 2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए असाइनमेंट होंगे आपके पास, PYQ ये तो करने ही करने इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सीरीज, इनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रहनी चाहिए 60 डेज के दौरान, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के लिए और रिवीजन करने के लिए। दोनों की अलग अलग होगी। ऑर्गेनिक और फिजिकल वाला खेल अलग होता है, वहां प्रैक्टिस का ज्यादा खेल होता है, वहां प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, और इनऑर्गेनिक में थ्योरी लर्निंग ज्यादा करनी होती है। तो दोनों का अलग अलग खेल होगा, दोनों में टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग मैंने रखा है। ये तो हुआ 60 दिन का खेल। अब बच गए लास्ट के 5 दिन। उन 5 दिनों में आप अपना टाइम थोड़ा सा घटा सकते हैं, और आप 8 घंटे कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा घटा दीजिए उस समय। क्योंकि उस समय क्या होता है, एक तो इतने दिन आप पढ़ लेंगे, 10-10 घंटे अगर आप इतने दिन पढ़ लेंगे तो आपका वैसे ही आपको लगेगा कि यार बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका हूं। अब जैसे ही एग्जाम पास आ जाए, बस एग्जाम पे कूद पड़ो और एग्जाम को दे दूं, बस दिख जाए मेरे को पेपर, तो फिर ऐसे में आप थोड़ा सा अपना टाइम कम कर सकते हैं, थोड़ी, सो दैट कि आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करें, थोड़ी स्टेबिलिटी आपको मिल जाए और थोड़ा कूल फील करें, थोड़ा काम रहे। इसके लिए आप थोड़ा सा लर्निंग आवर कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 60 दिनों में जो आपको करना था वो आप कर चुके होंगे, जो आपको सीखना है वो आप सीख चुके होंगे, तो अब कुछ नया करने जैसा कुछ रह नहीं गया होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप डाउट क्लियर करते हैं तो कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, डाउट क्लियर करोगे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वो समथिंग न्यू आप सीख सकते हैं। आप कोई वाईटी सेशन ले रहे हैं, वहां पर आप बहुत तेजी से वीडियो को देख रहे हैं, 2x में देख रहे हैं, वहां पे कुछ नया मिल गया, तो वहां पर आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया और जान सकते हैं, कुछ नया और एडअप कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है ना कि अरे यार याद कर ले कौन से प्रोटीन में किस तरह का मेटल आयन होता है, यही याद कर ले। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में वो समथिंग न्यू वाली चीज है यहाँ पर,
रिवीजन आपको बढ़ा देनी है, रिवीजन आवर्स आपको बहुत ज्यादा कर देने हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस में वही है कि आपको अपने, क्योंकि आप कर चुके होंगे, प्रैक्टिस काफी कर चुके हैं, आप अपने असाइनमेंट्स कर चुके हैं, आप अपने टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, आप पीवाईक्यूज कर चुके हैं, आप रेफरेंस बुक से सवाल कर चुके हैं, तो बस आपको बस एक गो थ्रू करना होगा, गो थ्रू, जस्ट गो थ्रू, जो आपने अभी तक किया है बस वही करना होगा, जो जितना भी आपने प्रैक्टिस की है बस आपको असाइनमेंट्स देखने हैं। यार ये वाला सवाल बहुत सही सा लग रहा था, एक बार इसको देख लेता हूँ, इसकी अप्रोच कैसे थी, यहाँ पर मैंने इंट्रोपी सराउंडिंग की निकाली थी, तो सराउंडिंग इंट्रोपी कैसे निकलती है ये एक बार देख लेता हूँ, एक बार फॉर्मूला देख लेता हूँ। इस तरह का बस आपको खेल खेलना है लास्ट के 5 दिनों में, और ऐसे आप 60+5 डेज की स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और CSIR नेट कर सकते हैं। हाँ, उस दौरान मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, एग्जाम से जस्ट पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपको पेपर को अप्रोच कैसे करना है, किस तरह से सेलेक्टिव बनना है। सेलेक्टिव तो आप प्लीज इन टॉपिक्स पे जरूर स्टिक रहिएगा, इनको मत छोड़िएगा, क्योंकि ये मेजर पार्ट प्ले करते हैं सिलेक्शन में, ये जरूर। और इसके अलावा एप्टीट्यूड अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़िए, कोई समस्या नहीं है, उसको अभी आप दरकिनार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एप्टीट्यूड के लिए आप अलग से समय निकाल सकते हैं, वो समय आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ये वाला जो प्रैक्टिस वाला जो टाइम है यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस यहाँ पे भी कर सकते हैं। और कुछ नया अगर आपको सीखना है उस दौरान भी आप एप्टीट्यूड में आधा घंटा अगर आप रोज दे रहे हैं एप्टीट्यूड को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं एप्टीट्यूड का टाइम। लेकिन हाँ, एप्टीट्यूड में ही नहीं चले जाना है, पूरा एप्टीट्यूड में नहीं घुस जाना है। एप्टीट्यूड मैं उसे बोनस मानता हूं, वहां पे आप 3 से 4 सवाल करके आइए, 6 से 8 मार्क्स वहां से आप अर्न कर लीजिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, काफी है 6 से 8 मार्क्स अगर आप एप्टीट्यूड से लाते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अगर आप 15 मिनट भी रोज एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो भी आप कर देंगे। इस तरह के कोई सवाल आते नहीं है जहां आप फंस जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत आसानी से आप 3 से 4 सवाल करेक्ट कर सकते हैं अगर आप रोज 15 मिनट भी पढ़ें। तो 15 मिनट कुछ ज्यादा नहीं होता, वो तो आप अगर मेट्रो में जा रहे हैं, अगर आप कहीं कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, तो भी आप पढ़ सकते हैं, मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए अलग से टाइम डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप नॉर्मली वैसे कैजुअली भी पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपको 6 से 8 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी जो मुझे लगता है आपकी होनी चाहिए, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।